हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यहाँ तक एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम लोगों ने समझा था कि पी नॉट मीन्स आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट में से आप वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप माइनस कर दोगे तो हमारा आ जाएगा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने पढ़ा भी था कि वेपर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को समझाई थी, ठीक है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है कि जो आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है उसको जब आप क्या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से आप डिवाइड कर देते हो तो इस रेशियो को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। मीन्स कि ये जो डिफरेंस है वो इसके कंपैरिजन में कितना फ्रैक्शन है। मीन्स कि आपने पी नॉट माइनस पी एस किया तो वो डिफरेंस कितना आया, तो पी नॉट के कंपैरिजन में वो कितना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। इसका हमने इसके साथ रिलेशन निकाला कि पी नॉट के कंपैरिजन में जो आपका ये टर्म है वो कितना है, कितना फ्रैक्शन है, उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहेंगे, ठीक है। तो राउल्स गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। राउल्स ने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या दिया? एक रिलेशनशिप दिया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। उन्होंने कहा कि जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अभी हमने पढ़ा क्या है? देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग यही है। अब यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट है तो यहाँ पे इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने? जीटा बी या जीटा ए, ना लो जीटा ए, हमने सॉल्वेंट को ए माना है, सॉल्यूट को ए माना है, तो यहाँ पे जीटा ए हो गया, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू जीटा ए। अब जीटा ए को हम क्या लिख सकते हैं? जीटा ए को लिख सकते हैं आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये लिखा जा सकता है। तो जीटा ए को हमने ये लिख दिया, तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नेट इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये हो सकता है। अब हम इसको क्या कर दे? रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे। पी नॉट कहाँ चला जाए? ऊपर चला जाए, तो ये भी ऊपर चला जाएगा। तो आपका देखो इस तरीके से हो गया इक्वेशन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? देखो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्म है इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब आप सोचो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे कि एन ए को एन ए प्लस एन बी है ना, तो एन ए को भी एन ए से डिवाइड किया अपॉन एन ए है ना, अब प्लस एन बी अपॉन एन ए, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्म में आएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखो एन ए से एन ए कट गया और बच गया एन बी अपॉन एन ए। देखो यहाँ पे है ना, एन ए से एन ए कटा तो बच गया आपका देखो एन बी अपॉन एन ए। तो एन ए से एन ए कटा तो इसकी जगह आ गया 1 और एन बी अपॉन एन ए हो गया। अब हमने क्या किया? इस 1 को देखो इस साइड भेज दिया है, तो पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए हो गया है ये, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हमने क्या किया, यहाँ से अगर आप एलसीएम निकालते हो तो देखो ये पी नॉट माइनस पी एस को आप कहाँ भेजोगे? यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ, पी नॉट माइनस पी एस, यही हो जाएगा अपॉन आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, यही बचेगा भाई। -1 है, एलसीएम लिया, आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ देखो पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई अपॉन नीचे पी नॉट माइनस पी एस। तो ये देखो पी नॉट से पी नॉट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बच गया? पी एस बच गया। देखो तो वही बचा है आपका पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, ठीक है। अब रेसिप्रोकल कर दिया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस एन ए अपॉन एन बी, जिस फॉर्म में था पहले उसी फॉर्म में देखो हम लोग इसको लेते हैं, एन ए अपॉन एन बी लेते हैं। अब हम लोग एन ए अपॉन एन बी को और क्या लिख सकते हैं? एन ए को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ ए। और एन बी को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, मीन्स मान लो बी सॉल्यूट है तो नंबर बी आपका सॉल्वेंट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ए आपका क्या है? आपने ए को सॉल्यूट माना है और बी को हमने क्या मान लिया है? सॉल्वेंट माना है,
ठीक है। तो देखो, तो Na हो गया WA/Ma और NB हो गया WB/MB, नीचे जाएगा तो MB कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो हमारा आ गया मेन यहाँ पे ये रिलेशन। आपको इसी पे कई सारा न्यूमेरिकल भी पूछा है, इसलिए आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए। P0 - PS/PS इज इक्वल टू NA/NB। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? चलिए, अब नेक्स्ट है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मतलब कि अगर हम क्या करते हैं, किसी सॉल्वेंट में हम किसी सॉलिड को मिला रहे हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो बच्चों वाली डेफिनेशन नहीं चाहिए कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, वो आपका जब आप छोटे थे तब पढ़ते थे। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होगी कि वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्या बोला मैंने, वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ऐसे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे टेम्परेचर को, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो जब भी आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो, जब प्योर सॉल्वेंट रहता है ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा तो मतलब उसको आप थोड़ा टेम्परेचर दोगे तो मान लो वो बॉयल करने लगा। मगर अगर आपने उसमें कोई सॉल्यूट मिला दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे वेपर प्रेशर में क्या था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा था। बट यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो हम लिख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। वही तो कह रहा है कि जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो कितना बड़ा है उसी डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बोलते हो, ठीक है, जिसको हम डेल्टा टी से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। अब एक फार्मूला हमें यहाँ से निकालना है। उस फार्मूले को निकालने के लिए देखिए एक ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो हमने दो सॉल्वेंट लिया है, सॉल्वेंट 1 लिया है, सॉल्वेंट 2 लिया है और सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग देखो हमने एक फार्मूला निकाला है। पहले देखो, इन द अबव ग्राफ ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल ABD आर सिमिलर। आप लोग उसमें पढ़ते होंगे, मैथ्स में पढ़ते थे ना, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी निकालते थे, वही वैसा ही कुछ है। तो ACE कहाँ है, देखो ये है AC, ये E, ACE, ये ACE है। और आपका दिया है ABD, और ABD कौन सा है आपका, एक मिनट बेटा, ABD मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। ABD देखो, A यहाँ पे है आपका, B यहाँ है और D यहाँ है। तो दो ट्रायंगल है ACE और ABD, ACE और ABD, ठीक है। तो ACE और ABD क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर होंगे तो आप देखो AC, ये AC है, AC अपॉन AB हो जाएगा। AC अपॉन AB का जो रेशियो होगा वो AE अपॉन AD के बराबर होगा। देखो AC अपॉन AB, AC ये देखो इधर AC है और ये AE है, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने एक चीज़ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे गलत बोल दिया, AC अपॉन AB, सॉरी, AC ये और AB आपका कहाँ है, AB आपका ये है AB, ठीक है। तो AC और AB का जो रेशियो होगा वो AE का है, देखो यहाँ है, और AD का है यहाँ है, वो AE और AD के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC अपॉन AB, AC आपका कहाँ है, यहाँ है, AB आपका यहाँ है, AE का है यहाँ है और AD आपका यहाँ है। तो AC अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AD। अब AC और AC की वैल्यू देखो, AC की वैल्यू देखो, AC यहाँ है ना, C के नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, T2, और A के नीचे क्या लिखा हुआ है, T0। तो हम AC को लिख सकते हैं T2 माइनस T0, T2 माइनस T0, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हम AC को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T0। देखो हमने यहाँ पे लिखा है T2 माइनस T0। और आप क्या लिख सकते हो, और AB को क्या लिख सकते हो, देखो AB कहाँ है, यहाँ है, B के नीचे क्या है, T1, और A के नीचे क्या है, T0। तो AB को हमने लिख दिया T1 माइनस T0, ठीक है। तो देखो AC इज इक्वल टू क्या लिखा, T2 माइनस T0, AC इज इक्वल टू क्या लिखा, T2 माइनस T0, और AB इज इक्वल टू लिखा T1 माइनस T0।
ऐसी AE और AD, AE और AD देखो, AE आपका AE देखो यहाँ है, तो आपका देखो AE क्या है, P0 ज़्यादा है और P2 क्या है, कम है। प्रेशर देखो पर यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ना, तो P0 ज़्यादा है और P2 क्या है, कम है, तो P0 माइनस P2। और ऐसी AD क्या हो जाएगा, P0 माइनस P1। देखो AD P0 माइनस P1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये डिफरेंस है, तो इसको हमने लिख दिया डेल्टा T2 अपॉन ये T1 और इसको डेल्टा T1 और इसको कर दिया डेल्टा P2 और ये कर दिया डेल्टा P1, ठीक है। इन डिफरेंस को हमने डेल्टा के फॉर्म में लिख दिया। तो अब आप बताइए, इसको हम ऐसे समझो, ये वाला याद है बॉयल्स लॉ का, जब हम पढ़ते थे चार्ल्स लॉ का, PV आप पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट पढ़ते थे, तो हम करते थे कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करते थे, यही करते थे ना, P1 V0। तो ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, और ये कैसे आया होगा, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V होता था, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते थे तो उसकी जगह हम क्या लगाते थे, कांस्टेंट लगाते थे। तो देखो ये वाले फॉर्म को हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं ना, ऐसे ही इस वाले फॉर्म को, जो ये वाला फॉर्म है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P लिख सकते हैं। देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P को, देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे, ठीक है, फिर आपका डेल्टा P नीचे आ जाएगा, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा P इज़ इक्वल टू हो जाएगा K। तो अब आप क्या करोगे, तो आप डेल्टा T अपॉन डेल्टा P इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो डेल्टा T इज इक्वल टू, तो डेल्टा T1 इज इक्वल टू अपॉन डेल्टा P1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा P2 लिख सकते हो। तो इस P1 को इधर भेज दिए, इस T2 को इधर भेज दीजिए, तो आपका देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा T2 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2। देखो आ गया कि नहीं आ गया, सेम चीज़ें आ गई कि नहीं आ गई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमको इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। मैंने स्मॉल t लिख दिया, आप कोई भी t, आप कैपिटल T लगा लीजिए जो लिखते हुए आ रहे हैं हम लोग। तो ये आ गया डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अब देखिए राउल्स लॉ हमने अभी पीछे पढ़ा, तो राउल्स लॉ से क्या पढ़ा हमने, देखो यहाँ पे राउल्स लॉ से क्या पढ़ा हमने, राउल्स लॉ से पढ़ा कि P0 माइनस PS अपॉन, एक मिनट रुक जाओ बेटा, हाँ, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू WA अपॉन MB इंटू, यहाँ पे देखो NA अपॉन NB का जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ठीक है। अब देखो इस P0 को आप क्या करिए, इधर भेज दीजिए, P0 को आप क्या कर दीजिए, इधर भेज दीजिए। P0 को जब आप इधर भेजोगे तो यहाँ पे देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए, अगर प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिलाया आपने, तो प्योर सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो भी चेंज नहीं होगा, और उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो भी चेंज नहीं होगा। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए P0 और MB को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आप कांस्टेंट हटाते हो, देखो कांस्टेंट हटाते तो कौन सा साइन लगाओगे, प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे ना, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हम कौन सा साइन लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट हटाए तो क्या आ गया, प्रोपोर्शनलिटी, तो क्या आ गया P0 माइनस PS। देखो यहाँ पे MB और P0 क्या थे, कांस्टेंट थे, इसको हटा दिया तो बचा क्या, WA अपॉन MA इंटू WB, यही बचा आपका, ठीक है। तो P0 माइनस PS को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P लिख सकते हैं। तो डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा, ये डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा WA या डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू WA अपॉन MA इंटू WB, ये हो गया। तो अब देखिए हमने पीछे पढ़ा कि डेल्टा P डेल्टा T के भी प्रोपोर्शनल है और डेल्टा P इसके भी प्रोपोर्शनल है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा T इज़ प्रोपोर्शनल टू WA अपॉन MA इंटू WB, कह सकते हैं ना। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, उसकी जगह आपने लगा दिया K। तो एक फार्मूला हमारा ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या करिए, इस ये जो आपका रेशियो है WA अपॉन MA जो रेशियो है, इसको मान लीजिए 1 का मतलब कि जो वेट है और मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का वो बराबर है। तो WA अपॉन MA इक्वल टू 1 मोल, 1 मान लो, और WB को 1 ग्राम मान लो। तो अगर ये पूरा 1 हो गया और ये पूरा 1 हो गया, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा T इज इक्वल टू K बाई इंटू 1 रहेगा, तो 1 की तो ज़रूरत है नहीं, तो ये डेल्टा T इज इक्वल टू क्या आएगा, K ही आएगा आपका, ठीक है। क्लियर है। तो जब हमने इस पूरे को 1 मान लिया, आपका WA अपॉन MA को 1 मोल मान लिया और WB को 1 ग्राम मान लिया, तो हम कहेंगे डेल्टा T किसके बराबर हो गया, K के बराबर हो गया, ठीक है। अब अगर WA अपॉन MA को
एक मिनट, WA/MA को आप 1 ही रहने दीजिए और WB को आप क्या मान लीजिए, WB को आप मान लीजिए 100 ग्राम। तो WA/MA को आप 1 रहने दे, 1 मोल हो गया, और WB को आपने क्या मान लिया, 100 ग्राम मान लिया। तो आपका देखिए ये रेशियो कैसा हो जाएगा, ये रेशियो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डेल्टा T = K, यहाँ WA/MA को आपने 1 माना है तो ये हो गया 1, और WB आपका है 100 तो अपॉन 100, तो आपका ये डेल्टा T = K/100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो डेल्टा T = क्या आ गया आपका, देखो K/100 आ गया। और K भाई रेशियो है, रेशियो को किसी से भी डिवाइड करिए तो सॉरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को किसी से भी डिवाइड करिए तो भी वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो हमने इसको एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया, K' कह दिया। और K' क्या है आपका, K' है मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, K' क्या है, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि ये वो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में जो कब प्रोड्यूस होता है, जब आप 1 मोल सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। जब आप 1 मोल सॉल्यूट को 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो जो आपका एलिवेशन आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, K' कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये तो हो गया, K' = K/100 था, तो K = 100 K' हो जाएगा कि नहीं, ये 100 इधर चला जाएगा। अब इसको इस वाले फार्मूले पे पुट कर लो। कौन से वाले फार्मूले पे, देखो मैं दिखा रही हूँ, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। तो देखो K की जगह क्या रखोगे, 100 K' रख दोगे, तो K की जगह 100 K' रखोगे तो देखो आपका 100 K' यहाँ पे WA/MA × WB, तो एक फार्मूला आपका ये निकल के आ। एक मिनट बेटा, हाँ, तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ निकल के आ गया। कब, जब आपने K की जगह क्या रख दिया, 100 K' रख दिया। अब अगर मान लीजिए कि WA/MA को हम क्या रहने दें, 1 ही रहने दे, और WB को 1000 मान ले। WA/MA को क्या करने रहने दे, 1 मोल रहने दे, और WB को 1000 मान लो, तो वहाँ पे डेल्टा T = क्या आ जाएगा, K/1000 आएगा कि नहीं आएगा भाई, खुद आप देख लो। यहाँ पे WA/MA को 1 रहने दीजिए, WB को 1000 मान लीजिए, तो K/1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपका हो गया K/1000, और K/1000 को हमने फिर एक कांस्टेंट माना जिसको हम क्या कहेंगे, KB बोलेंगे। अब KB को बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसको क्या बोलेंगे, ये वो एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में जब आप 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो। तो जब आप 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट में उसको हम क्या कहेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब फिर वही चीज़ काम करना है, K = क्या हो जाएगा, 1000 KB भाई आपका K/1000 क्या था, KB था, तो K = क्या हो जाएगा, 1000 KB। अब फिर हम इसको पुट कर देंगे, डेल्टा T = K की जगह क्या रखेंगे, 1000 KB रखेंगे, और WA/MA × WB। अब इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, इस 1000 को मान लो मैं इधर भेज दूँ, एक मिनट, इस 1000 को मैं इधर लिखूँ और इस तरीके से लिख दूँ, ये 1000 यहाँ भेज दूँ और इसको KB कर दूँ, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, देखो मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी होता था ना, हम लोग पढ़े हैं ना कि वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन KG में नहीं होता था, तो ऊपर हम 1000 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये पूरी वैल्यू जो है KB को छोड़ के ये जो पूरी वैल्यू बचेगी वो किसके बराबर होगी, मोलैलिटी के बराबर हो गई। मोलैलिटी के बराबर आपका हो जाएगा तो हम कहेंगे कि फॉर्मूला क्या निकल के आया, डेल्टा T = KBM। अब मोलैलिटी को हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है पीछे, ठीक है। अब आपका हो गया, तो आपका जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है वो किसके बराबर होता है, वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब KB की जो वैल्यू हम लोग निकालने आ रहे हैं, तो KB की वैल्यू जो होगा वो क्या है आपका, RTB²/1000 LV। तो KB = क्या है, KB = है RTB, ये आपका फॉर्मूला लिखा आपका क्या है, एक्सपेरिमेंटल है, तो RTB²/1000 LV, ठीक है। तो ये KB का फॉर्मूला, मान लो कभी KB कैलकुलेट करने के लिए दे दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। एक और तरीके से लिख सकते हैं कि LV = होता है, देखो डेल्टा HV/M, तो हमने उसकी जगह रख दिया है, तो ये भी एक फॉर्मूला निकल के आ सकता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपका सारी चीज़ें दी हुई है कि H क्या है, मोलर एंथैल्पी है, M क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, KB की यूनिट दे दी है आपको, केल्विन मोलर इन्वर्स हो गया, डिग्री सेल्सियस मोलर इन्वर्स, और केल्विन kg/मोल हो गया। और इसके अलावा वाटर के लिए जो KB है वो होता है 0.515, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है आप लोग को ये?